हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2020 का महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर। जनवरी 2020 का महाराष्ट्र स्पेसिफिक मीन्स महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। पहला है, महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया पहला त्रिआयामी अभियान, और इसका नाम है क्या? महानौसेना कनेक्ट 2020। महानौसेना कनेक्ट 2020। और इसको त्रिआयामी क्यों कहा गया, ये भी हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। 5 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया त्रिआयामी अभियान, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो आंसर है वो पहले देख लीजिए। भारतीय नौसेना की विरासत को बढ़ावा देना और तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब ये तटीय सुरक्षा क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है हमारा भारत। और अगर इस भारत में हम देखें तो दो तीन तरफ से तो हमारे इधर लैंड है, बट ये वाला जो पार्ट है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ पे सब आपको क्या देखने को मिलेगा? समुद्र देखने को मिलेगा। इधर है इंडियन ओशन, और यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। अब तटीय सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर की यहाँ पे बॉडी है, यहाँ से अगर कोई बाहर से कोई कंट्री अटैक करना चाहे या कोई थ्रेट हो, तो उससे हमारी जो तटीय सुरक्षा है वो काफ़ी खतरे में पड़ जाती है। और ऐसा हुआ भी। मुंबई में जो हमला हुआ, जो अटैकर्स थे वो, ये आपको पता होना चाहिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से वो भारत में आए तो वो किस मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से ही आए थे। जी हाँ। तो इसके लिए क्या करना है हमें? जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पर आता है, कोई बंदा संशयास्पद दिखता है, तो आपको तुरंत किसको इन्फॉर्म करना है? नेवी को इन्फॉर्म करना है या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करना है, ताकि तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि मुंबई का जब अटैक हुआ था तब भी कुछ स्थानीय मछुआरों ने उन्हें देख लिया था जब वो वहाँ पर उतरे थे, मुंबई में आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली सभी ने उनको इग्नोर किया, और फिर क्या हुआ वो सभी को पता है। तो इसलिए ये तटीय सुरक्षा जो शब्द है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोस्टल सिक्योरिटी, ये कोस्ट है, इंडिया के ये कोस्ट है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया पहला त्रिआयामी अभियान के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसको त्रिआयामी क्यों नाम दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर तो है सभी सत्य है। इसमें 3 तरीके के कंपटीशन होंगे। वो कौन सा? नौकायन, दौड़, और क्या होगा? साइकिलिंग। त्रिआयामी अभियान 50 नौसेना कर्मियों की क्या होगी? क्या हुई है? नौकायन, दौड़ और साइकिलिंग। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है क्या? त्रिआयामी अभियान। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना नौकायन कर लिया, दौड़ कर ली, साइकिलिंग कर ली, इससे किस तरह की सिक्योरिटी या किस तरीके का अभियान मिलता है? तो देखिए, जब आप नौकायन करेंगे तो बहुत सारे स्थानीय लोग उसको देखने आएंगे, दौड़ करेंगे तो भी देखने आएंगे, साइकिलिंग करेंगे तो भी देखने आएंगे। और जब इतने सारे लोग देखने आएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके तक जाएगी कि आपको अपनी जो तटीय सुरक्षा है उसके बारे में जागरूक होना है और गवर्नमेंट को समय रहते इन्फॉर्म करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ एक। दूसरा, इसे पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी ने फ्लैग ऑफ किया। जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो पश्चिमी नौसेना कमान है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के लिए। तो उसका कमांडिंग इन चीफ, उसके कमांडिंग इन चीफ हैं वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी। इन्होंने इसे क्या किया था? फ्लैग ऑफ किया था। फ्लैग ऑफ यानी क्या? एक तरीके से शुरुआत करना या उद्घाटन करना, या एक झंडा होता है वो झंडा दिखा देना, उसके बाद में वो आगे चलने लगता है। तो ये एक फैक्ट है, ये दूसरा फैक्ट है। अगर तीसरे फैक्ट की बात करें तो यह अभियान महाराष्ट्र के उत्तरी किले अर्नला से 555 किलोमीटर से अधिक को कवर करेगा, सबसे दक्षिणी सिंधुदुर्ग किले तक जाएगा।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्नाला का किला कहाँ पे, तो ये मैं आपको बता दूं, ये मुंबई से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और वसई से सिर्फ 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे, वसई से सिर्फ कितना है, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अर्नाला का किला। और ये एक आइलैंड टाइप है, जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे हमारा मुंबई है, तो यहाँ पे एक आइलैंड टाइप है और इसी में एक किला बनाया हुआ है। इस किले का नाम क्या है, अर्नाला किला। और ये जितने भी किले हैं इन्हें नाम दिया जाता है जलदुर्ग। समुद्र के पास जो किले हैं इन्हें नाम क्या दिया जाता है, जलदुर्ग। क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले, उन्हें एक और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी का फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले नेवी भारत में एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया। बाकी इधर मुगल थे, सभी को पता है उस समय जब शिवाजी महाराज का राज्य आया, औरंगजेब थे। बट शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अगर इस एरिया पे आपको रूल करना है तो हमारी जो नेवी है, नौसेना है, उसे हमें स्ट्रांग बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज तरीके से नेवी को स्टैब्लिश किया। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय नेवी का फादर, या भारतीय फादर ऑफ द इंडियन नेवी, यह आपको पता होना चाहिए। तो उन्हीं में से इन किलों की इंपॉर्टेंस काफ़ी थी। शिवाजी महाराज ने कितने प्रकार के किले बनाए, एक बनाए जलदुर्ग, जलदुर्ग यानी क्या, जो समुद्र के पास है। दूसरे बनाए कौन से, जलदुर्ग के बाद में दूसरे स्थल दुर्ग, स्थल दुर्ग, ये दो प्रकार के किले हो गए, जलदुर्ग, स्थल दुर्ग। और एक कौन से, तीसरा प्रकार का होता है पर्वतीय प्रकार के किले, पर्वतीय किले, यानी इसको नाम दिया गया क्या, गिरी दुर्ग। गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत, गिरी दुर्ग। इस तरह से 3 प्रकार के किले शिवाजी महाराज ने बनाए थे। तो उसमें जो सिंधु दुर्ग का किला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उसका हेडक्वार्टर था। ये कौन सा, सिंधु दुर्ग का किला। सागरी राजधानी भी इसको नाम दिया गया था, क्या, सागरी राजधानी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज की सागरी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी सिंधु दुर्ग का किला। तो अर्नाला, और यहाँ से स्टार्ट होगा ये अभियान, कहाँ से, अर्नाला से, और 555 किलोमीटर की दूरी करते हुए ये अभियान कहाँ तक जाने वाला था, सिंधुदुर्ग तक, यानी दक्षिण में सिंधुदुर्ग तक। तो इसके बारे में ये जो तीनों फैक्ट हैं ये सारे के सारे सही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा, त्रिआयामी क्यों है ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्नाला का किला वसई से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और सिंधुदुर्ग जो शिवाजी महाराज की कौन सी राजधानी थी, सागरी राजधानी थी। नेक्स्ट, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अपेडा, अपेडा। अगर इसको देखें तो ये क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में, या अथॉरिटी भी बोल सकते हैं आप, ये इसका फुल फॉर्म है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अनुसार, अब ये अथॉरिटी क्या है, पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जितना भी भारत से एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए एक संस्था बनी हुई है, उसका नाम है अपेडा। अब ये संस्था क्या करती है कि किस स्टेट को कितना एक्सपोर्ट करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए तो हमें ज़्यादा क्या मिल सकता है, फॉरेन करेंसी मिल सकती है, यानी विदेशी मुद्रा मिल सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो व्यापार होता है वो किस में होता है, वो विदेशी मुद्रा में होता है, हमारी इंडियन करेंसी में नहीं होता, या तो यूएस डॉलर में होता है, या फिर और भी 4-5 हॉट करेंसीज हैं, जैसे जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेनियन पाउंड, या फिर चाइनीज़ जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन, इन सब में होता है, यूरोपियन यूरो। तो ये फॉरेन करेंसी हमें एक्सपोर्ट से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉरेन करेंसी का क्या करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है क्या, इम्पोर्ट, और एक होता है क्या, एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने $5 का इम्पोर्ट किया, $5 का क्या किया, इम्पोर्ट, और $10 का एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब आपके पास क्या हुआ, $5 का सरप्लस बचा है।
यानी इससे आप और चीज़ें मार्केट से यानी दुनिया से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि रुपी तो उधर चलने वाला नहीं है, वो तो डोमेस्टिक करेंसी है। इसीलिए एक्सपोर्ट को हम हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि हमें फॉरेन करेंसी बराबर मिलती रहे, क्योंकि फॉरेन करेंसी रहेगी तो ही हम फॉरेन चीज़ें परचेस कर पाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो ऑयल परचेस किया जाता है वो 90% ऑयल क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, दुनिया भर से इम्पोर्ट होता है। तो डेफिनेटली इसमें हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारे डॉलर्स जाते हैं। तो ये हमें परचेस करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने एक विशेष संस्था बना के रखी, उसका नाम है क्या, अपेडा। तो अपेडा ने क्या किया है, ध्यान दीजिए, 8 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक ने, इसमें महाराष्ट्र भी, इस कर्नाटक ने निर्यात को बढ़ाने के लिए डैश के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। एक कार्य योजना, तो इन 8 ने मिलके एक कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना का नाम क्या है, AEP, यानी क्या, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। AEP, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसके तहत क्या होगा, ये एक ऐसी पॉलिसी है कि आपके जो बंदरगाह हैं, जहाँ पर हमें ठीक लगता है हम आपके बंदरगाह उपयोग करते हैं, आप हमारे बंदरगाह उपयोग करिए। इसके अलावा एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि भाई कोई अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितने का, मान लीजिए 50 रुपीज़ का आप क्या बेच रहे हैं, 1 किलोग्राम चावल बेच रहे हैं 50 रुपीज़ का, तो आपको बाहर एक राज्य 50 का बेच रहा है, दूसरा राज्य अगर मान लीजिए 40 का बेचने लगे, तो उससे क्या होगा, बाहर वालों को उसका फायदा मिलेगा। और ये होता है क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता कभी कभी, आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, तो ये संभव है। तो इसको खत्म करने के लिए, और आप हमारी फैसिलिटी यूज करिए, हम आपकी फैसिलिटी यूज करेंगे, इन सब के लिए एक क्या बनाई गई है, पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी का नाम क्या है, कृषि निर्यात नीति, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसमें 8 राज्य शामिल हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मदद किसने की है, ऑब्वियसली अपेडा ने मदद की है, क्योंकि वही एक्सपोर्ट करने के लिए एक हमारे यहाँ पे बॉडी है, एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए। भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति के बारे में क्या सत्य है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये बिल्कुल सही है कि राज्य किस राज्य का कितना परसेंटेज होगा एक्सपोर्ट में, क्योंकि डेफिनेटली अगर महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हुआ तो वो रेवेन्यू किसे जाएगा, महाराष्ट्र को जाएगा। अगर नागालैंड से एक्सपोर्ट हुआ तो वो रेवेन्यू किसको जाएगा, नागालैंड को जाएगा। और अगर ये रेवेन्यू इनको जाता है तो इसमें तो फिर आपस में झगड़ा हो सकता है। कोई बोलेगा कि आप चावल बेचना है, हम इतने रेट में जाके बाहर बेच रहे हैं, दूसरा बोलेगा कि नहीं हम बेच रहे हैं इससे कम रेट में, तो उससे बाहर वालों को फायदा होगा और इंटरनली हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इसकी एक भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाती है कि भाई अगर 5,000 किलोग्राम का सप्लाई करना है तो 1,000 किलोग्राम महाराष्ट्र करेगा, 200 किलोग्राम नागालैंड करेगा, क्योंकि वो छोटा राज्य है, और इस तरह से एक झगड़ा खत्म करने का काम है। इसी तरह से हमारा देश चलता है। इसमें सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी, ये भी बिल्कुल, इसका भी आंसर ये सभी सत्य है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही टॉपिक पे इतने सारे एमसीक्यू आपने क्यों बनाए, एक ही में डाल देते। तो एक ही में अगर मैं डाल देता तो उससे क्या हो जाता है, एकदम हौच पौच हो जाता है। इसलिए नीट एंड क्लीन अलग अलग रखा जाए, ये मेरी कोशिश रहती है, ताकि एक एमसीक्यू की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख ली हमने, अब अगला जब हम देखें तो एकदम नीट एंड क्लीन दूसरा देखें, उसी में, जिसको महाराष्ट्र में हम लोग बोलते हैं ना, गोंधड़ नहीं होना चाहिए, बहुत सारा मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर मिक्सअप वाला तो इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एनसीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी क्या, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें सहकारी समितियों को शामिल किया गया। अब ये सहकारी समिति क्या होता है, जिसमें पब्लिक का भी और प्राइवेट एंटिटी का भी, दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है, उसको बोलते हैं सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। महाराष्ट्र में उसके लिए शब्द कौन सा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
तो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी शामिल किया गया ताकि एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। 800 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए कि भाई हम इसका पालन करेंगे, जो हमें गाइडलाइंस मिलेंगी इनसे हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये इसके 3 पॉइंट हुए। यानी आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति के तहत महाराष्ट्र से चुना गया क्लस्टर अम्बा मोहर चावल, हापुस आम, अंगूर या सफ़ेद प्याज। तो इसमें जो 8 राज्य हैं इनको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किया सरकार ने, अलग अलग क्लस्टर दिए। जैसे अगर हम महाराष्ट्र को बोलें कि आप एक काम करिए, सेब का, एप्पल का क्या करिए, एक्सपोर्ट करिए, ये क्लस्टर आपको दिया जाता है। तो ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं है। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, जिस राज्य को जिस प्रोडक्ट में, जिस उत्पाद में महारत हासिल है उसे वो दे दिया गया कि आप इस पे अच्छे से काम करिए और जितना भी ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होगी, जैसे महाराष्ट्र को दिया गया अंगूर, अंगूर अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो हम महाराष्ट्र से करेंगे, एप्पल अगर एक्सपोर्ट करने तो हम जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से करेंगे। तो इस तरह से एक जो क्लस्टर दिया गया है महाराष्ट्र को, वो कौन सा क्लस्टर दिया गया है, अंगूर का एक क्लस्टर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए अंगूर कहाँ पे होता है, हमारे नासिक जिले में बहुत ज़्यादा मात्रा में अंगूर होता है और दुनिया भर में अंगूर की काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि सभी को पता है कि अंगूर से क्या बनती, वाइन बनती। एक और इसमें नाम मैंने डाला है अंबा मोहर चावल, ये आपको पता होना चाहिए। अंबा मोहर, आंबे मोहर तांदूळ असे म्हणतात महाराष्ट्रात, ऐसा हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है, ये है मुळशी नाम की एक जगह है, मुळशी, मराठी में इसको बोलते हैं मुळशी। ये कहाँ पे है, पुणे के पास में है, ठीक है, मुळशी। और ये 2 नदी के किनारे पर है। कौन सा, एक है मुळा और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मुळा, और दूसरी है नीला। इन 2 नदियों के संगम पे मुळशी एक जगह है, जहाँ पर सभी को पता होगा सेनापति बापट इन्होंने सत्याग्रह किया था। पर यहाँ की ये चीज़ काफ़ी फेमस है जो एग्जाम में आई है, अम्बा मोहर चावल, ये आपको ध्यान रखना। ये कहाँ का फेमस है, मुळशी का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अपेडा ने निर्यातकों से बातचीत करने के लिए अपनी वेबसाइट पर डैश पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये निर्यातकों से बातचीत क्यों करना है, तो पहली बात, जितने भी किसान होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी किसान होंगे वही निर्यात करेंगे, वही निर्यातक होंगे, और वही निर्यातक होंगे तो उन्हें किसी ना किसी से तो कांटेक्ट करना होगा। तो पहले क्या होता था कि मैन्युअली आप गए अपेडा के पास और अपेडा से जाके आपने बातचीत की कि हमें क्या करना है, इस चीज़ का एक्सपोर्ट करना है। फिर अपेडा के ऑफिसर्स उसको प्रोसेस करेंगे और फिर प्रोसेस लंबी होती जाएगी। बट अभी ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको एक पोर्टल बना दिया आपके लिए। उस पोर्टल का नाम आपको बता देता हूँ मैं, क्या, किसान कनेक्ट। ये आपके लिए एक पोर्टल बना दिया। अगर आपको कोई एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस पोर्टल के माध्यम से एंट्री कर देंगे कि हमारे पास इतना इतना प्रोडक्ट है और हम इसे क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अपेडा क्या करेगी, अपेडा उसको देख लेगी या फिर किससे कांटेक्ट करा देगी, उनका जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जिसे भी रिक्वायरमेंट है उनसे वो कांटेक्ट करेगी, या वो इस पोर्टल से देख लेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट अपने को यहाँ से मिल रहा है और डायरेक्ट किसान का क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो इजीली क्या कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, किसान कनेक्ट। याद रखना है, इसको भूलना नहीं। ये किसने पोर्टल लॉन्च किया, अपेडा ने, किसान कनेक्ट, एक्सपोर्ट पर्पज से। कृषि निर्यात नीति के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो ऑब्वियसली ये सारे तथ्य सही हैं। अब फिर से आप बोलेंगे कि फिर एमसीक्यू आपने डाला, वो इसलिए डाला ताकि गोंधड़ ना हो, एक साथ हॉच पॉच मिक्सचर ना हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, नीट एंड क्लीन अलग अलग आपको मिले। कृषि निर्यात नीति को 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये अगर आप याद कर पाए तो ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। 2018 में किया, 19 में किया, 20 में किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बट हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित किया, यानी इस नीति को, ये जो कृषि निर्यात नीति है, इसको क्या किया, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। और आगे देखो, इसका उद्देश्य भारतीय कृषि को वैश्विक शक्ति बनाने की क्षमता में वृद्धि करना है। जी बिल्कुल सही है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में 50% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है वो किस में इन्वॉल्व है, कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है। तो कृषि क्षेत्र में अगर इतने ज़्यादा नंबर में लोग इन्वॉल्व हैं तो भारत में तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी होने चाहिए और दुनिया की वो महाशक्ति होना चाहिए एग्रीकल्चर में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि उन्हें ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार या फिर हम लोग अभी तक दे नहीं पाए 70 सालों की आज़ादी के बाद भी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भारतीय कृषि को वैश्विक शक्ति बनाने की क्षमता में वृद्धि करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और अल्टीमेटली किसानों का भला होगा, तो देश का भी भला होगा। आगे, यह नीति किसानों को की आय को 2022 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दुगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार की मदद करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में भी आया कई बार, अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी सरकार बहुत दिनों से बोल रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय को क्या करना चाहते हैं, दुगुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। तो किसानों की आय को डबल करने से क्या होगा, सिंपल सी बात है, किसान हमारा क्या होगा, एम्पावर होगा, उसे शक्ति मिलेगी, और उसे शक्ति मिलेगी तो वो और उत्पादन बढ़ाएगा। सिंपल सी चीजें, ये तो खैर सभी को पता है। तो 2022 तक हमने क्या, इसको डबल करने का टारगेट रखा है। आगे अगला करंट अफेयर फिर नेक्स्ट टॉपिक पे है। देश की पहली और सबसे बड़ी वॉक थ्रू पक्षीशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया। यह उद्यान किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पक्षीशाला क्या होती, बहुत सारे प्रकार के पक्षी, उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पे संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे वन सिकुड़ते जा रहे हैं, वन सिकुड़ेंगे तो पक्षी सिकुड़ेंगे, जंगली जानवर सिकुड़ेंगे, खैर ये नॉर्मल सी चीज़ें सभी को पता है। इसीलिए एक पक्षीशाला का उद्घाटन किसने किया है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने किया गया है। और वो उस उद्यान का नाम क्या है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। और इसका किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये इस नाम से प्रसिद्ध है भाईखाला जू। याद रखना, ये मुंबई में भाईखाला जू, मुंबई भाईखाला जू। अब ये कब स्थापित किया गया था, तो ये अराउंड स्थापित किया गया था 1872 के अराउंड ये उद्यान स्थापित किया गया था, और ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ठीक है, और ये किसके नाम पे था वो भी ध्यान रखना। पहले, इससे पहले ये किसके नाम पे था, भाऊ दाजी लाड। भाऊ दाजी लाड काफी बड़ी पर्सनालिटी रही है महाराष्ट्र की। कब, जबकि यहाँ पे ये रीनेसेंस चालू था, भारत पुनर्जागरण, महाराष्ट्र में पुनर्जागरण हुआ, उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए, भाऊ दाजी लाड, आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर, राजा राम मोहन राय, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, ये इतने सारे, उसी समय भाऊ दाजी लाड भी हुए। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये पार्क का नाम था। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में वीर माता जीजाबाई भोसले इनके नाम पे रखा गया। अभी ये बताने की जरूरत नहीं कि वीर माता जीजाबाई भोसले कौन है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वडाला में भक्ति पार्क में डैश पद्धति का उद्घाटन किया है। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है मियावाकी पद्धति। अब ये मियावाकी पद्धति क्या है और इससे वन क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मियावाकी नाम का बंदा है, ये कहाँ का है, ये जापानी है, जापान का बंदा है। और इसने क्या की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, किस पे, वन क्षेत्र पे, कि वन क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, स्मार्ट तरीके नए नए दिना दिन आते जा रहे हैं। इतना लैंड है, इसी में आप वन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। कैसे, अगर नेचुरल तरीके से देखें तो नेचुरल तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का पेड़ उग सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचर है, वो किसी भी प्रकार का पेड़ उगा लेगी। बट हमने क्या किया, मतलब मियावाकी ने क्या किया, मियावाकी ने कहा कि ये सब छोड़ो, ये बंद करो, इसको आप क्या करो, जैसे इतनी जगह को काट दो, यहाँ के पेड़ काट दो, और काटने के बाद, काटो भी मत, रहने दो उनको वहीं पे, जैसे जहाँ पे खाली जगह, उस जगह की जैसा क्लाइमेट है, जैसा फ्लोरा फ्यूना है, जैसे टेम्परेट या फिर डेसिडियस या फिर टॉरिड जोन, इन प्रकार के अलग अलग जंगल होते हैं। तो उस प्रकार के, जहां पे उस प्रकार के वन ज्यादा समृद्ध हो सके, उस क्वालिटी के जंगलों को यानी पेड़ों को लगाया जाए, स्थानीय प्रजाति जहां पे ज्यादा हो सके, क्योंकि यहां नेचर की वजह से तो कई प्रकार के वन आ गए। तो इसलिए इसने टैग दिया है क्या, मियावाकी ने यह कहा है कि आप स्थानीय जो क्लाइमेट के हिसाब से जंगल हैं
उन जंगलों को लगाएंगे तो उससे आपको ज्यादा संख्या में क्या मिलेंगे, वन क्षेत्र, पेड़ मिलेंगे। पेड़ मिलेंगे तो ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, यानी फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा उतनी ही जगह में। जगह आपको सभी को पता है मुंबई में जगह की बहुत कमी है, ठीक है। तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया, मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति किसने, जापान का एक साइंटिस्ट है, उसने इंट्रोड्यूस की। भक्ति पार्क वडाला में है, ये भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राज्य साइबर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र में डैश अभियान शुरू किया गया। साइबर सेल, सेफ सुरक्षा चिल्ड्रन, साइबर सेफ महाराष्ट्र, साइबर सेफ भारत, साइबर सेफ वीमेन। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए, फिर बात करते हैं साइबर सेफ वीमेन। साइबर सेफ वीमेन का मतलब क्या, जो साइबर हमले होते हैं महिलाओं के ऊपर, जैसे उन्हें ट्रोल किया जाता है या उन्हें पूर्ण जो फिल्में होती है, वीडियोस होते हैं, वो भेज दिए जाते हैं, कोई परेशान करता है, कॉल करके तंग करता है, या उनके फ़ोटो से छेड़छाड़ करके किसी प्रकार से उनका हरेसमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, साइबर क्राइम। और भी साइबर क्राइम बहुत प्रकार के होते हैं, और ये खासकर देखा गया उन जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे महिलाएं काम के लिए जाती हैं, उन जगह से कनेक्ट बनता है। क्योंकि घर पे अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी जल्दी से कोई परेशान नहीं करेगा, बट अगर आप काम पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका डेटा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल नंबर आपका मिल गया, आपका व्हाट्सअप नंबर मिल गया, तो आपको फिर वहाँ से परेशान किया जा सकता है। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती पे क्यों, क्योंकि ये पहली वर्किंग वुमेन थी इंडिया की, या वर्किंग वुमेन तो नहीं बोल सकते, पहली महिला शिक्षिका थी भारत की, महाराष्ट्र की नहीं, भारत की। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, साइबर सेफ विमेन। और ये कब, सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती पर राज्य सरकार ने ये शुरू किया, राज्य साइबर पुलिस ने ये शुरू किया है। कौन सा, साइबर सेफ विमेन, ठीक, महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाना। साइबर सेफ विमेन इस पहल का मुख्य उद्देश्य डैश के खिलाफ साइबर अपराधों को कम करना है, उनमें एक जागृति फैलानी। जागृति मतलब क्या, कि आपको नंबर किसी को देना है तो कैसे देना है, अगर आपको मैसेज आता है तो क्या करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जागृति फैलानी अपराध कम करने के लिए। तो ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा साइबर सेफ विमेन, अच्छा महिलाओं के लिए होगा, जी नहीं, ये दोनों के लिए, महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए ही ये अभियान है, दोनों के खिलाफ साइबर हमले पड़े। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार का हर साल 6 जनवरी को राज्य के पत्रकार दिवस के रूप में मनाती है। यह दिवंगत पत्रकार डैश की याद में मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक, नाना जगन्नाथ शंकर शेठ, पंडिता रमाबाई या बाल शास्त्री जांभेकर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर है बाल शास्त्री जांभेकर। इतने से काम नहीं चलेगा, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर, इनके बारे में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, मराठी पत्रकारिता का जनक, मराठी पत्रकारिता का जनक। अब इन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि मराठी भाषा का पहला न्यूज़पेपर, यानी मराठी में बोलते हैं पहला वृत्तपत्र जिन्होंने शुरू किया था, वो आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर ही थे। इससे पहले जो न्यूज़पेपर थे वो किस में थे, ऑब्वियसली मराठी में नहीं थे, अंग्रेजी में थे, उसमें से फारसी में भी थे, हिंदी में भी थे, बंगाली में थे, बट मराठी भाषा का कोई वृत्तपत्र यानी कोई न्यूज़पेपर आया नहीं था। सबसे पहले कौन लेके आया ये वृत्तपत्र, न्यूज़पेपर, ये लेके आए बाल शास्त्री जांभेकर, इन्होंने स्टार्ट किया था। और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, दर्पण, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये पहले भी आया, बाद में भी, आगे भी आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो मराठी पत्रकारिता का जनक आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर, और इन्होंने न्यूज़पेपर कौन सा लेके आए थे, दर्पण। इसीलिए इनके जन्मदिन पर हर साल 6 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार क्या सेलिब्रेट करती है, मराठी पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू की है, इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये, ठीक है, इसका आंसर कितना, 10 रुपये। आप देखिए इसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके भारत में ही चर्चा की गई थी, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत में भी इसका ये जो टॉपिक था काफ़ी उछला था उस समय। अब ये शिव भोजन योजना क्या है, पहले जो सरकार है वो शिव वड़ा पाव ला चुकी है, शिव वड़ा पाव, ठीक है। अब ये
क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा उसका नाम है, जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध कराना, और वो भी सिर्फ कितने में, 10 रुपए की थाली है, 10 रुपए में अच्छा खाना उपलब्ध कराना। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली गरीब लोगों को उससे मदद मिलेगी। ठीक है, और ये जो योजना है इसका वादा किया था शिवसेना ने, कब, जब वो गवर्नमेंट में आने वाली थी, यानी जब उसने क्या किया था, इलेक्शन लड़ा था, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये पार्ट था, शिव भोजन योजना, सस्ते दाम में। अभी 10 रुपए में खाना कौन देगा आपको, बट हाँ महाराष्ट्र सरकार ने, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी का खाना दिया जाए आपको, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी कैंटीन शुरू की है, कैंटीन, जी हाँ। और ये कब से कब तक मिलेगा, दोपहर 12 नून से कब तक, 2 बजे तक। इस ड्यूरेशन में आप इस 2 घंटे में 10 रुपए का शिव भोजन योजना के तहत खाना खा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो मजदूर होते हैं उनकी दोपहर में छुट्टी होती है। मैं यहाँ मुंबई में देखता हूँ बहुत सारे मजदूर होते हैं बेचारे, वो दोपहर में फिर क्या करते हैं, जहाँ पे काम पे जाते हैं उस काम वाले से पैसा ले लेते हैं कि हमें 100 रुपीज़ दीजिए, हमारे जो पेमेंट का है, जो शाम को आप देने वाले हैं, और उसमें वो फिर जाके खाना खाते हैं। और 100 रुपये में अगर उन्होंने खाना खा लिया तो बहुत ही दुखद होगा। इसलिए सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं इसको, 10 रुपये में खाना। और इसके तहत सबसे पहले इसका ट्रायल है, कितने दिनों के लिए, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए इसका ट्रायल होगा। लगभग 25 से 26 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया, सारे डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ मुंबई में नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, सभी जिलों में शुरू किया गया। ठीक है, और ये ट्रायल में अगर ये सही और अच्छा परफॉर्म करता है तो सरकार इसको और एक्सटेंड करेगी, इसके और सेंटर्स खोलेगी और कैंटीन्स बनाएगी। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू की है। इस योजना पर 3 महीने में आने वाला खर्च डैश करोड़ होगा, 6.4 करोड़। तो इसका आंसर है कितना, 6.4 करोड़। इतने करोड़ रुपए का सरकार ने पहले 3 महीने के लिए बजट रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा डैश ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ये ऋण समझौते, अब इसमें ये 3 लोग आगे, तो इसका नाम है क्या, विश्व बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, IMF भी नहीं है, जर्मन बैंक भी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन DC में। ठीक, जो अमेरिका की राजधानी, DC मीन्स क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, अब ये DC इसको क्यों बोलते हैं, चलिए बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पता रहे। जैसे वॉशिंगटन जो थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। ठीक है, अब उनके नाम पे कई सारे शहर बने मुंबई में, सॉरी USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इतने सारे शहर बने तो आपने एक शहर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। बट कौन सा वाला वॉशिंगटन, इतने सारे वॉशिंगटन है, तो उसके लिए नाम दिया गया वॉशिंगटन DC मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो वाला वॉशिंगटन जो कि कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में मान लीजिए ये क्या कर दिया जाए कि थाने को भारत की राजधानी बना दिया जाए। अब थाने तो भारत में आई थिंक 3-4 है, फिर कोई भी पूछेगा कि कौन सा वाला थाने, भारत की राजधानी तो है पर कौन सा वाला थाने, तो उसका होना चाहिए क्या, DM मतलब क्या, थाने, वो वाला जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है। ऐसे ही वॉशिंगटन DC मीन्स जो क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आई होप आपको ध्यान रहेगा। तो वो विश्व बैंक ने ये लोन दिया है, किसको, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार। ऑब्वियसली महाराष्ट्र सरकार इसमें एक पार्टी है, भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। और एक IMF का भी नाम दिया है मैंने। IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी लोन देता है, बट ये लोन नहीं देता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 प्रकार के लोन आपको दिए जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक देता है और एक क्या देता है, IMF। तो IMF जो लोन देता है वो लोन नहीं देता, वो पैकेज देता है, बेल आउट पैकेज। जैसे आपकी इकोनॉमी अगर खराब हो रही तो वो आपको पैकेज देगा, जैसे पाकिस्तान को दिया। और वर्ल्ड बैंक क्या देता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वर्ल्ड बैंक आपको क्या देगा, लोन देगा। डेवलपमेंट के लिए बैंक से लोन लेंगे, और IMF यानी ये एक फंड है, ये बैंक नहीं है, ये एक तरीके का फंड है। अगर आपकी इकोनॉमी फेल हो रही तो ठीक है, आप इतना फंड ले लीजिए, उसको संभालने की कोशिश कीजिए। और ये लोन होता है डेवलपमेंट के लिए, आपको बड़ा सा ब्रिज बनाना है, मेट्रो बनानी है, इन सब के लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इनके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर लेना आप। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, जर्मन बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा। आगे बात करते हैं। एशिया पैसिफिक प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन मीन्स क्या? एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे आयोजित की जा रही? ये पुणे में आयोजित की जा रही है। अब ये कौन सा संस्करण है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 5वां संस्करण, 5th। इससे पहले 4 इसके संस्करण हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या सर, ड्रोसोफिला, ये तो पहली बार सुना। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आर्टिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, आर्टिस्ट नहीं रिसर्चर्स हैं, कहाँ के? एशिया और प्रशांत के, पैसिफिक रीजन के, एशिया के और पैसिफिक रीजन के, वो आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल और किस टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जा सके। तो इनका आइडिया इनको मिलेगा, इनका आइडिया इनको मिलेगा, तो डेफिनेटली उससे रिसर्च बढ़ेगी। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई? भारत के पुणे शहर में, यानी महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित की गई। नेक्स्ट, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले तो आपको स्कॉच पता होना चाहिए। तो ये एक गुड़गांव बेस्ड, हालांकि नेक्स्ट स्लाइड इसके ऊपर है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक, ठीक है। अभी थिंक टैंक क्या करता है? सोचेगा, वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता है और गवर्नमेंट को आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है कि आप कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो किस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है और इसने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट में स्टेट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कौन सा राज्य कितनी अच्छी गवर्नेंस कर रहा है। अब ये गवर्नेंस का मतलब क्या? जैसे ई गवर्नेंस आपने सुना होगा। गवर्नेंस यानी जिस नागरिक को, किसी नागरिक को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको कितना इजीली वो चीज़ अवेलेबल करा देते हो, कितना वो कम परेशान होता है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। जैसे पहले क्या होता था, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, ऑफलाइन चलता था सारा का सारा। अब गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे आपसे? कई बार ऐसा होता था, मैं सभी लोगों का नहीं बोल रहा, रिश्वत मांगते। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपसे रिश्वत मांग ली। अब उस रिश्वत से फिर क्या होगा? गवर्नेंस तो खराब हुई, नहीं तो आपके काम में डिले होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसको बोलते हैं गवर्नेंस। इसमें राज्य की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें उपलब्ध करा के दे नागरिक को, और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के। तो इसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट क्या है? उस रिपोर्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म गुजरात ने किया, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। और वो रिपोर्ट किस आधार पे बनी है? स्वास्थ्य, ऑब्वियसली स्वास्थ्य की जो चीज़ें, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वो बहुत जल्दी आपको एडमिट नहीं करते, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मैंने देखा है कई जगह पे आपको वो भगा देने की कोशिश करते हैं, नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, ठीक हो जाएगा। जब तक आप सीरियस नहीं हो तब तक वो एडमिट नहीं करते। शिक्षा अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, वो भी कम पैसे में अवेलेबल हो, बिजली, बिजली भी आपको अच्छी तरह से अवेलेबल हो, ई गवर्नेंस, इन 4 चीज़ों को मिला के एक रिपोर्ट तैयार की। उसका नाम क्या दिया गया है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें टॉप किया है किसने? गुजरात ने। और महाराष्ट्र हमारा किस नंबर पे रहा? तो वो रहा सेकंड नंबर पे। यहाँ पे भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, ई गवर्नेंस को अच्छा माना गया। स्कॉच क्या है देख लीजिए। यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह एक गुड़गांव आधारित थिंक टैंक है जो सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, और ये एक थिंक टैंक है, सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर ये रिसर्च करता रहता है और अलग अलग आइडियाज़ के साथ सामने आता है या फिर रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए रिपोर्ट आई, अब रिपोर्ट में महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे गुजरात है, तो सभी लोग फिर क्या सोचेंगे कि गुजरात में, सभी राज्य ऐसा सोचेंगे गुजरात में किस तरीके का मॉडल है, या फिर हमारे महाराष्ट्र में किस तरीके का मॉडल है, इसको देखा जाए, इससे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की जाए, इन चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा क्या? दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 9th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक कंजस्टेड शहर है। इस सूची में मुंबई तथा पुणे का स्थान क्रमशः है, यानी पहले जो रहेगा वो मुंबई का और अगला वाला जो रहेगा वो किसका? पुणे का। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
रिपोर्ट है जिसमें हमारे बेंगलुरु को, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है, वो क्या है, दुनिया का, भारत का ही नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेस्टेड है। यानी इतना ट्रैफिक है कि यहाँ पे 217 आवर्स एक्स्ट्रा बंदे को एक साल में खर्च करने होते हैं। किसके ऊपर? रोड के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। अब आप, ट्रैफिक जाम है तो आप उड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो आप वहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपका टाइम एक्सपेंड हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है। तो ऐसा 217, इतना ज़्यादा टाइम आपको हर साल खर्च करना होता है ट्रैफिक पे एक्स्ट्रा। ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकता है। ये तो एक रिपोर्ट है। तो इस सूची में मुंबई और पुणे का स्थान क्या था? तो वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसका आंसर है क्या? चौथा और पांचवा। और मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 की जो लिस्ट आई हुई है, पहले नंबर पे तो हमारा बेंगलुरु है, ठीक है। चौथे और पांचवें नंबर पे क्या है? हमारा मुंबई और पुणे शहर है। और मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें 4 भारत के क्या है? शहर है। 3 तो आपके सामने और एक हमारी दिल्ली है, जो कितने नंबर पे रही है? 8th नंबर पे हो। यानी टॉप 10 में से 4 प्लेस तो आपने एक्वायर कर ली, और वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लिस्ट में आपके 4 शहर। दुर्भाग्यपूर्ण है बट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट, इसको दिया गया नाम, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि टॉम का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? यूरोप में देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। अब इस प्यारे भारत में यहाँ पे ये है श्रीलंका वालों का प्यारा सा श्रीलंका, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये नेपाल वालों का नेपाल, उनका प्यारा नेपाल होगा। आजकल नेपाल से हमारा ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। इधर ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये है पाकिस्तान वालों का, ना जाने कैसा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये इस तरह से, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये अफ्रीका है। और यहाँ पे मेडागास्कर है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये जो पार्ट बचता है ये है यूरोप, ये यूरोप है, ठीक है। और यूरोप और एशिया एकदम एक दूसरे से टच किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बीच में समंदर है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, अरब सागर है ये। और यहाँ पे अगर इधर बात करें, ये इंडियन ओशन है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, ठीक है। अब अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर इतना आपने याद कर लिया तो वर्ल्ड मैप आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे फिर चाइना है, इधर ही जापान भी आपको देखने को मिलता है, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? एशिया, ये वाला एशिया, भारत भी इसी में, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एशिया है, इतना, ये एशिया। उसके बाद ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। सिंपल सी बात है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक और आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। आई होप आपको ध्यान रहेगा। इधर ऊपर आर्कटिक है, पर वो महाद्वीप नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो और थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशन। और इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बर्मुडा ट्रायंगल देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। और इधर ये पैसिफिक ओशन है, इधर ये जुड़ा हुआ यहाँ पे इस साइड से, ये इधर पैसिफिक ओशन है, बहुत बड़ा है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसी में आपको यूरोप में यहाँ पे इंग्लैंड के पास, यहाँ कहीं आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के पास आपको देखने को मिलता है क्या? नेदरलैंड, जो कि पहले किसका पार्ट था? ऑब्वियसली ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था नेदरलैंड। इसमें एम्स्टर्डम आपको मिलेगा, तो इसका आंसर है क्या? एम्स्टर्डम, नेदरलैंड। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश इस सूची में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र का स्थान क्या है? एनसीआरबी मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो,
और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक सूची जारी की है, उस सूची में कि कहाँ पे कितने क्राइम हुए, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ऑब्वियसली इतनी सारी जनसंख्या है, ठीक है। तो महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है क्राइम करने के नंबर में? तो वो थर्ड नंबर पे, ज़्यादा पीछे नहीं है महाराष्ट्र भी, ठीक है, तीसरे नंबर पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। अभी ये एनसीआरबी क्या है, इसका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? न्यू दिल्ली, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसकी एक टैगलाइन है, अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस बाय प्रोवाइडिंग, थोड़ा बहुत इसमें वर्डिंग में मिस्टेक हो सकती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विथ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बाय टेक्नोलॉजी, विथ टेक्नोलॉजी, ऐसे ही कुछ है। एम्पावरिंग इंडियन पुलिस, शॉर्ट में अगर कहूँ तो एम्पावर करना आपको इंडियन पुलिस को, किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे तो वो एम्पावर होगी, ठीक है। और इसी ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और ये इंफॉर्मेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है और महाराष्ट्र कितने? थर्ड नंबर पे है। आगे बात करते हैं, 31 दिसंबर 2019 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आवास और शहरी मामले, ठीक है। और ये क्या है? राज्य मंत्री हैं। सिर्फ 3 तरीके के मंत्री होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और ब्रैकेट में लिखा है होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ, इसमें से सबसे ज़्यादा मेन होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये उनको हेल्प करने के लिए होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो शहरी आवास और शहरी मामले का जो मंत्री है, राज्य मंत्री है, वो कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं। इन्होंने एक स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 जारी किया, उसके 2 तिमाही, एक तिमाही और दूसरी तिमाही, ठीक है। तो पहली तिमाही में तो हमारे जो महाराष्ट्र के शहर थे उन्होंने अच्छा नहीं किया, इसलिए वो मैंने मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि उसके बाद ये लेटेस्ट दूसरी तिमाही का आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस सर्वेक्षण में दूसरी तिमाही के अनुसार नवी मुंबई किस स्थान पर रही? तो इसका आंसर होगा क्या? तीसरे स्थान पर रही नवी मुंबई, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण लीग के अनुसार, यानी तीसरा सबसे स्वच्छ शहर भारत का ही है नवी मुंबई। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, ध्यान रखना, इस लीग में 2 कैटेगरी होती। एक कैटेगरी होती है 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, या और दूसरा क्या होता है 10 लाख से कम की पॉपुलेशन। 2 कैटेगरी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े शहर भी, छोटे छोटे शहर भी। तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में अलग अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड नहीं यानी लिस्ट उसकी अलग जारी की जाएगी, और 10 लाख से कम वाले की लिस्ट अलग जारी की जाएगी। तो पहले नंबर पे कौन रहा? बहुत दिनों से एक शहर है, वो है इंदौर, मध्य प्रदेश का ही, और ये पहले नंबर पे बहुत दिनों से, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ जाए तो आपको ये डाल देना। बट हमारी नवी मुंबई कितने नंबर पे रही? तो नवी मुंबई रही है 3rd नंबर पे, और ये भी किस कैटेगरी में? पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, उस कैटेगरी में ये 3rd नंबर पे रही है। अब नेक्स्ट देखिए, वही प्रश्न है बट इसमें और भी चीजें हैं। इस सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही के अनुसार चंद्रपुर इस सूची में किस स्थान पर रहा? चंद्रपुर, अब ये चंद्रपुर आपको पता होना चाहिए हमारे महाराष्ट्र में है, और इसकी जो कैटेगरी, पहली वाली कैटेगरी क्या थी? मोर देन 10 लैक्स। अब इसकी कैटेगरी क्या होगी? इसकी कैटेगरी होगी लेस देन 10 लैक्स, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की सूची में चंद्रपुर किस स्थान पे? तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और फिर आप पूछेंगे पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश का खरगोन, ठीक है, मध्य प्रदेश का खरगोन शहर, ये 10 लाख से कम जनसंख्या की वाले के रिस्पेक्ट में दिया गया। तो चंद्रपुर इसमें 2nd नंबर पे जो महाराष्ट्र से, और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है जो 10 लाख से ज़्यादा कैटेगरी में, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जारी क्यों की जाती है? ये इसलिए जारी की जाती है, वही
स्टेट जो शहर हैं उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि क्लीनलीनेस को आप और बढ़ा पाएँ। जैसे हमारी जो नवी मुंबई थी, ये इसमें आई थिंक 13th प्लेस पे थी पिछली तिमाही में, 13th या यस 33 ऐसा कुछ प्लेस पे थी, बट उसने और अच्छा किया। इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा ODF। एक पैरामीटर ये होगा ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच तो नहीं करते लोग। दूसरा, कचरे का आपके यहाँ पे आप जो कचरा फेंकते हैं उसका क्या मैनेजमेंट है, आप प्रॉपरली कचरा कलेक्ट करते हैं या नहीं, रोड पे कहीं कहीं कचरा तो नहीं पड़ा रहता, उस आधार पे ये तैयार की जाती है। ठीक है, एक ODF होता है और एक होता है ODF प्लस, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री, जैसे कोई जगह है, कोई राज्य है, मान लीजिए वो ODF फ्री हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी आप कोई वहाँ पे खुले में शौच नहीं करता। बट ये कब तक बना रहेगा? क्योंकि सरकार अगर उसको ध्यान नहीं देगी तो फिर लोग रोड पे आ जाएंगे, वो लोग ही हैं, ठीक है, वो कहीं भी रोड पे आ सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई ODF प्लस। ODF प्लस मीन्स क्या? जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं उन लोगों के लिए इसको पिछले बजट में इसके ऊपर कुछ पैसा भी दिया गया था कि आप जैसे ठीक है आपने शौचालय तो बना दिया, बट वो शौचालय भर गया, 5-6 साल में भर गया, आपका जो सीवेज था, जो टैंक था वो भर गया, तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई कि भाई उसको भी व्यवस्थित तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए, लोगों को तकलीफ नहीं हो, ताकि उसको निकाल के फेंक दो तो फिर लोग उसका उपयोग करने लगे। नहीं तो ऐसा हो गया भर गया तो फिर लोग रोड पे आ जाएंगे। इसलिए ये इसके पैरामीटर्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के, कि कहाँ पे कितने टॉयलेट बनी, कितने लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, कितने लोग ODF प्लस हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द पल्सेस कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण डैश में आयोजित किया जाएगा। पल्सेस कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण। अब ये पल्स कॉन्क्लेव क्या है? पल्स का मतलब होता है दाल, ठीक है। और एक पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि दुनिया भर में दाल उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत पहले नंबर पे। यस, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, बट ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया का कितना 25% दाल उत्पादन करता है। और आगे की न्यूज़ सुनिए, आगे ये है कि हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो दुनिया का कितने परसेंट दाल का कंजम्पशन करते हैं? वो 27% कर जाते हैं, याद रखना। तो ये तो हमें और 2% क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। बट हाँ, ये भी सच है कि भारत दुनिया में दाल उत्पादन में टॉप पे है, पहले नंबर पे, ठीक है। तो इसका एक कॉन्क्लेव किया गया, इसका एक संस्करण किया गया, डैश में आयोजित किया जाएगा। लोग अलग अलग आइडिया ले लेके आएंगे, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, कि आप दाल, अगर तुअर दाल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी उपयोग करनी चाहिए, आइडिया का शेयर करेंगे। वही कॉन्क्लेव में यही होता है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? पुणे नहीं, मुंबई भी नहीं, चंद्रपुर भी नहीं, इसका आंसर होगा क्या? लोनावला। बड़ा आश्चर्यजनक उत्तर है इसका, बट यहाँ जी हाँ, यही इसका आंसर है, लोनावला। आगे बात कर लेते हैं हम नाइट्स फ्रैंक्स ग्लोबल रेसिडेंशियल सिटी इंडेक्स Q3 2019 के अनुसार मुंबई किस स्थान पे रही? नाइट्स फ्रैंक्स ग्लोबल रेसिडेंशियल सिटी। अब ये रेसिडेंशियल सिटी क्या है इसको समझ लीजिए पहले तो, ये इंडेक्स क्या है। अगर हम बात करें तो दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, उनमें रहने के लिए आपको पैसा खर्च करना होता है। अगर आपको पैसा खर्च करना है तो आप ये देखते हैं, सिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि किस शहर में रहने के लिए, या आप घर खरीद रहे हैं तो आपको सस्ते में मिल जाता है। तो जहाँ पे सबसे सस्ता मिलेगा वो किस पे रहेगा? फर्स्ट नंबर पे। और जो आगे बढ़ता गया वो आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें मुंबई की रैंक क्या रही? 135, ठीक है, 135 मुंबई की रैंक रही। और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है? हैदराबाद ने किया। हैदराबाद इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है अपने यहाँ से, भारत से। और अगर दुनिया में देखें तो वो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी की आई थिंक राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, आई एम नॉट श्योर। वो टॉप पे रहा, वहाँ पे रहना क्या है? सस्ता है। तो मुंबई 135 प्लेस पे रही। नाइट्स फ्रैंक्स ग्लोबल रेसिडेंशियल सिटीज के अनुसार भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पुणे शहर है, ठीक है। और वो कौन से प्लेस पे? तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, कितना है? 138। मुंबई 135 पे और पुणे कितने पे? 138 पे। और हमारे यहाँ से सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? वो किया है हैदराबाद ने, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को 28 सबसे महंगी सूची में डैश स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट। अब पहली बात तो इसका आंसर देख लीजिए, तो ये है 28। पहली बात तो ये समझिए दुनिया के 28 शहरों पे इसका क्या किया गया था, सर्वे किया गया था, या उसी के आधार पे रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट में क्या देखा गया कि इस सूची में अगर कोई टॉप में है, सबसे पहले नंबर पे है कोई, इसका मतलब वहां पे ये सारी चीजें बहुत महंगी है। और अगर ये नीचे है 28 पे, इसका मतलब वहां पे ये सारी चीजें सस्ती है। कौन सी? वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल। इसमें लग्जरियस आइटम्स को कंसिडर किया गया, लग्जरी आइटम्स। ठीक है, लग्जरी आइटम आप समझते होंगे। ठीक है, तो उसमें मुंबई 28 नंबर पे। चलिए, ये तो खुशी की बात है। कौन से नंबर पे? 28वें नंबर पर है। यानी यहाँ पे सबसे सस्ती आपको चीज़ें मिल सकती है दुनिया के बाकी शहरों की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं। 14 जनवरी 2020 को डैश शहर में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। अब ये क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड क्या है, इसको समझ लीजिए। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर भारत में आपको राइटर्स के क्या डायमंड खोजने, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाइए? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड में जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप राइटर हैं। अभी तो खैर राइटर्स लोगों की उतनी ज़्यादा, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, उतनी ज़्यादा, बट बेचारे परेशान रहते हैं। किसी ने कोई पोयम लिख दी, किसी ने कोई गाना लिखा, कोई बुक लिखी, कुछ दिन तो ठीक ठीक उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती, बाद में उनकी बहुत प्रॉब्लम होती। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा कुछ काम कर नहीं पाते जनरली। सभी लोगों के बारे में ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ कुछ लोगों के ऐसा है। तो क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड ये है जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए हमने एक अवार्ड शुरू किया, और उनको रिकग्निशन देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये भी बंदा है, इसने ऐसी ऐसी राइटिंग की है, इसकी भी चीज़ों को आप पढ़िए। तो उसका 17वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। अब क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड होता है किसके लिए? गायकों के लिए, भारतीय लेखकों के लिए। जी, ये बिल्कुल सही है, भारतीय लेखकों के लिए ये अवार्ड होता है। आगे बात करते हैं। डैश ने अपने उपन्यास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये परीक्षा में आ सकती है। डैश ने अपने उपन्यास पजामा आर फॉर गिविंग के लिए लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार जीता। पहले तो आपको फिक्शन पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। इमेजिनेशन, आप कल्पना करते हैं और कल्पना कर करके लिखते रहते हैं, उसको बोलते हैं फिक्शन। नॉन फिक्शन मतलब क्या? थोड़ा सा रियल होता है उसमें, उसमें भी हालांकि चीज़ें कल्पना उसमें भी डाल देते हैं लोग, नॉन फिक्शियस में भी, बट फिक्शन तो पूरा ही कल्पना होता है, कल्पना के आधार पर कि एक राजा था, उसकी 5 रानियां थी, उसने ये किया वो, ये पूरी कल्पना है। ठीक है, कभी राजा होगा भी, ठीक है, पर मैं ऐसा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर राजा ने, अभी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मान लीजिए राजा ने ये किया, उसने यहाँ युद्ध जीता, उसको हराया, ये सारी चीज़ें। तो ये एक बुक आई है किसकी? पजामा आर फॉर गिविंग के लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ फिक्शन का पुरस्कार किसने जीता है? ट्विंकल खन्ना, इन्होंने जीता है। ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV के वैज्ञानिकों ने डैश के एक मामले का पता लगाया। H9N2, H1N1, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है H9N2। अब ये क्या है, ये वायरस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा, और ए क्वालिटी का है, ए, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और एक और चीज, इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस होता है, ये किससे आता है? पक्षियों से आता है। किससे आया है? जितने भी वायरस आते हैं, जैसे एड्स का वायरस इंसान में कहाँ से आया है? बंदर से आया है, ठीक है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारा कोविड-19 का वायरस भी कुछ लोग बोलते हैं कि इससे, ये जो रात में घूमती है उसको क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा उसके लिए वर्ड से, रात में घूमती है, आंख बंद कर लेती दिन में, उससे आया है ये, ठीक। तो ऐसे ही H9N2 वायरस भी, जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या? जो पक्षियों से आते हैं वायरस, उन्हें बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। तो H9N2 का एक वायरस
का पता लगा है और आगे बात करते हैं। H9N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक दुर्लभ उपप्रकार है। ये उपप्रकार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उपप्रकार, उपप्रकार का मतलब क्या? जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना, पीलिया, पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस बी, बट ए भी होता है, सी भी होता है, तो ये इनके उपप्रकार हुए, हेपेटाइटिस के उपप्रकार है। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस ए का H9N2 एक टाइप है और यह किस राज्य के एक 17 महीने के लड़के में पाया गया? मैं आपको बता दूं ये 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है, 5 साल तक के बच्चों में, 5 वर्ष तक की एज है अगर बच्चों की तो ये उनको ज़्यादा पकड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक 17 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया। आगे बात कर लेते हैं। भारत से 10 और आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी? तो पहले तो आपको ये रामसर पता होना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए कुल रामसर स्थल अभी कितने होंगे, 37। इससे पहले कितने होंगे? ऑब्वियसली 27 होंगे। रामसर स्थल बोला जाता है वेटलैंड्स को, वेटलैंड। पहले तो आपको वेटलैंड पता होना चाहिए। वेटलैंड जैसा उसका नाम है, वेट मतलब क्या होता है? गीला। कहीं कहीं पे पानी ऐसा भरा रहता है कि उसमें पानी भी रहता है और कीचड़ भी रहता है, दलदल टाइप रहता है, दलदल भूमि। जैसे ये दिख रहा है, इसमें यहाँ पे पानी है और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उग गए और यहाँ पे पानी है और पेड़ पौधे उग गए। तो ऐसी जो जगह होती है वो बहुत सारे नेचुरल स्पीसीज के लिए रहने के लिए बहुत अच्छा आवास होता है। उनका अपना एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम आप जानते हैं ना कि इसने इसको खाया, उसने इसको खाया। जी हाँ, इनका आपस में एक इकोसिस्टम होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुंदरवन। सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा यही है। उसमें क्या होता है, जैसे ये समंदर है इधर, अब ये समंदर का पानी कभी इधर आ जाता है फिर वापस इधर चला जाता है, फिर समंदर का पानी इधर चला गया फिर इधर चला गया, इसलिए ये क्या बन गया? वेटलैंड। इसी को बोलते हैं क्या? सुंदरवन, या फिर इसी को बोलते हैं वेटलैंड। अब ऐसे वेटलैंड महाराष्ट्र में अभी तक तो नहीं थे। रामसर इसको क्यों नाम दिया गया, रामसर स्थल? देखिए, इन जगह को कंजर्व करना है आपको। कंजर्व करना मतलब क्या? इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। यहाँ पे बहुत सारी मछलियां भी पाई जाती, ईल फिश। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी ईल फिश मिलती है, लोग उनका शिकार करके खा जाते हैं, ठीक है। तो रामसर एक जगह है, कहाँ पे? ईरान में। ईरान में एक जगह है और वहाँ पर एक समझौता हुआ है। दुनिया के आई थिंक 149 देश हैं, आई एम नॉट श्योर, 149 करीब देश हैं। उन्होंने एक समझौता किया है कि भाई ये जो वेटलैंड है इनको क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए, इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना किया जाए। इसीलिए इस कन्वेंशन पे जिसने साइन किए वो इसके सिग्नेटरी तो हो गए, बट इसको फिर क्या बोला जाता है? रामसर स्थल। अगर इसको घोषित कर दिया तो ये हो गया रामसर स्थल। तो ऐसे अभी तक भारत में कुल कितने थे? भारत में 27 थे, 10 और मिला दिए गए और उसमें से महाराष्ट्र को पहला रामसर स्थल मिला है, ठीक है, याद रखना। अब कौन सा मिला है वो अगली स्लाइड में आने वाला है, ठीक। महाराष्ट्र से जोड़े गए रामसर स्थल का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, और इसका नाम है क्या? लोनार झील, नंदूर, मधमेश्वर। अब लोनार झील के बारे में आप सर्च कर लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता देता हूँ, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मधमेश्वर में है ये लोनार झील, और ये एक क्रेटर झील मानी जाती है। क्रेटर झील, क्रिएटर नहीं, क्रेटर है। अब ये क्रेटर झील क्या होती है? देखिए, इसके पीछे दो थ्योरी है, बस ज़्यादा एक्सेप्टेड कौन सी है जो दूसरी वाली में बताऊंगा। अगर कहीं पे कोई झील बनी तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा चाहिए, और इंसान इतना बड़ा गड्ढा बहुत आसानी से नहीं बना पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो झील है इसका बहुत ज़्यादा एरिया है, आई थिंक ये 112 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी बड़ी है ये झील। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और ये झील में भी ऐसी है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे पानी है, इसीलिए इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। और ये महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। कहाँ पे? लोनार झील, नंदूर, मधमेश्वर में है। और इस झील के बनने की दो थ्योरी। एक थ्योरी ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा ये जो भारत का हिस्सा पेनिनसुलर प्लेटू इसको बोला जाता है, ठीक है, दक्कन का पठार, इसको ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कभी ऑब्वियसली सब जगह पानी था, ठीक है, कभी इसमें बहुत ज़्यादा क्या निकला होगा? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, और वो ज्वालामुखी का जो लावा था वो ऐसा पिघल गया, फैल गया, और उसके ठंडा होने के कारण ये बाद में ये प्लेटू बना, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसी एक थ्योरी। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ज्वालामुखी निकला था इसका जो क्रेटर था
अब ज्वालामुखी निकल गया, बंद हो गया, वहां से नीचे से मैग्मा निकलना बंद हो गया, पर इस क्रेटर का मुंह यानी ये जगह खाली रह गई और इसीलिए यहाँ पे गड्ढा बन गया और इसी को बोला जाता है क्या, इसी में फिर पानी भर गया और पानी भरने से ये हो गई लोनार झील। कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लोगों का मानना है जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे ना ऊपर से कोई कॉमेट गिरा होगा, कोई उल्का पिंड ऐसा गिरा और उसने बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया और वो गड्ढे में पानी भर गया, उसी की वजह से लोनार झील बन गई। वी आर नॉट श्योर, बट जो दूसरी वाली थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसको बोला जाता है क्या, क्रेटर झील। क्रेटर झील भी बोलते हैं, ये भी कई बार एग्जाम्स में देखा गया कि भारत की क्रेटर झील कौन सी है, तो वो है लोनार झील और ये इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। ये कहाँ पे है, नंदूर मधमेश्वर में। आगे बात कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, देवी प्रसाद त्रिपाठी की जनवरी 2020 में मृत्यु हो गई। वह थे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। इसका आंसर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित मान लिए जाते हैं, बट फिर भी सिंस ये मर चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देवी प्रसाद त्रिपाठी एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। ठीक है, और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तब से वो इस पार्टी में थे, एनसीपी में, जब शरद पवार ने महाराष्ट्र में और पी.ए. संगमा, पी.ए. शरद पवार एक तो थे और एक कौन थे, पी.ए. संगमा, इन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने असम में की थी और इन्होंने कहाँ पे, महाराष्ट्र में की थी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बापू नाडकर्णी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके नाम कौन सा रिकॉर्ड था? बापू नाडकर्णी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र के थे वो, और उनके नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ऑड भी है, बट आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है क्या, लगातार 21 मैडन ओवर मैडन डालने का इनके नाम रिकॉर्ड था। लगातार 21 मैडन फेंके और ये इनकी जो बॉलिंग थी वो इकोनॉमिकल थी। इकोनॉमी में अगर देखा जाए यानी बहुत कम रन ये देते थे। कौन? बापू नाडकर्णी। ये गलत है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने का, जी नहीं, ये गलत है। ये रिकॉर्ड है हमारे अनिल कुंबले साहब के नाम है, अनिल कुंबले। उन्होंने ये एक बार नहीं किया कारनामा, बल्कि 2 बार किया। एक पारी में 10 विकेट लिए, 10 के 10 विकेट अकेले बंदे ने लिए। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम है? बापू नाडकर्णी के नाम है। कौन सा? लगातार 21 ओवर मैडन डालने का। और इनके बारे में ये कहा जाता था कि जब ये बॉलिंग करते थे और यहाँ पर एक कॉइन रख दिया जाए और इनसे कहा जाए कि आप बॉलिंग करिए और इस कॉइन के ऊपर करते रहिए, तो वो इसी कॉइन के ऊपर बॉल फेंकते रहेंगे। ऐसा उनका कंसंट्रेशन था इतना, बापू नाडकर्णी। अब देखिए, बापू नाडकर्णी का जन्म 4 अप्रैल 1933 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे, जो अभी इसका नाम है मुंबई, प्रेसिडेंसी के डैश में हुआ था। नासिक में, मुंबई, सातारा या अलीबाग। तो इसका आंसर है नासिक। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नासिक में हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है। जनवरी 2020 में मुंबई में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डैश का निधन हो गया। ओमपुरी, खाडिलकर, अमरसपुरी, विजय सिन्हा। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, विजय सिन्हा। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की है। इसमें से एक बड़ी फिल्म है अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, जिसमें किसने एक्टिंग की थी? सभी लोगों को मालूम होगा, आमिर खान और सलमान खान। आमिर और सलमान, इन दोनों ने एक्टिंग की थी, इसलिए काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर माने जाते थे। विजय सिन्हा, इनका भी निधन हो गया। ये जितने लोगों का निधन हो जाता है कभी कभी वापस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग।